इज सीए मेघा सिंघल। तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी जोरों शोरों के साथ बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज से मैं एक नई सीरीज चालू करने वाली हूँ। आज से मैं क्या करवाऊंगी आपको, यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट के जितने भी हमारे पास प्रीवियस ईयर के पेपर अवेलेबल हैं वो सब हम मिलके सॉल्व करने वाले हैं। ताकि क्या हो, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ वो तो आप सॉल्व कर ही रहे होगे, और मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई थी उस हिसाब से आपकी तैयारी चल रही होगी, आई एम डैम श्योर। और अगर नहीं चल रही गाइस तो ये आप अपने साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो, क्योंकि एक टीचर एक मेंटर आपको गाइड कर सकता है, पर अल्टीमेटली उसको फॉलो करना ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ड्यूटी है और आपका ही काम है। सो गाइस लेट्स बिगिन नाउ। स्टार्ट करते हैं अपना पेपर सॉल्विंग। ये पेपर आपका 2023 वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं पेपर स्टार्ट कर रही हूँ सॉल्व करना। ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। पहले देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, इन्होंने शुरू में ही बोल दिया नॉट। कई बार होता क्या है कि हम सिर्फ देख लेते हैं, जैसे मैंने भी प्राइमा फेसी जब पेपर देखा तो मैंने कहा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का नाम पूछ रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का और नाम बताओ। तो आई वाज लाइक कि ये तो लॉ ऑफ वेरिएबल का क्वेश्चन होगा, बट नहीं, आपको सबसे ज्यादा फोकस क्वेश्चन रीडिंग पे रखना है। इन्होंने पहले देखो क्या बोला, नॉट, मतलब इनमें से कौन सा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का नाम नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया, ऑप्शंस ढंग से रीड कर लिए, मैं बता रही हूँ आधा काम आपका वहीं खत्म। और उसके बाद आधा काम क्या करता है, जो आपने पढ़ाई कर रखी है, जिस हिसाब से आपने अपनी प्रिपरेशन करी है। ठीक है, तो अब देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। इसका मतलब क्या होता है कि एज सून एज आप अपना कंजम्पशन बढ़ाते हो, मतलब क्या है कि किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हो, आपकी उससे यूटिलिटी कम होती रहती है। मैं आपको इसका एक ग्राफ दिखाती हूँ, आपको याद होगा। इसका ग्राफ ऐसे होता था, ऐसे करके, राइट। मतलब क्या है, पहले तो आपकी यूटिलिटी बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर ये क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट होता है यहाँ पे आके, ये टोटल यूटिलिटी है, मैक्सिमम बेसिकली हम इसको कह सकते हैं। इट्स नॉट टोटल, बेसिकली इट इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम वो होते हो, उसके बाद क्या होता है, आपकी यूटिलिटी गिरने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक गोलगप्पे का एग्जाम्पल लेती हूँ। आप गोलगप्पे खाने गए, तो हुआ क्या, आपने एक खाया, आपको बहुत अच्छा लगा, आप दूसरा खाओगे, तीसरा खाओगे, चौथा, फिर पांचवा। ये अलग अलग डिपेंड कर सकता है कि किसी की यूटिलिटी 5 है, किसी की कुछ है। अब पांचवा खाने के बाद क्या है, आपका जो मन होता है ना कि यार मन से बहुत चीज अच्छी लग रही है, वो कहीं ना कहीं सैचुरेशन पे पहुंच जाएगा, मतलब पीक पे, या फिर मैक्सिमम उस पर पहुंच गया। अब उसके बाद क्या, आप छठा खाओगे, लेकिन उससे आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, या फिर वो मजा नहीं आएगा जो पहला खाने पे मिला होगा। जैसे आपने पहला खाया, आपको जितनी सेटिस्फेक्शन पहले पे मिली होगी ना, मैं बता रही हूँ, उतनी उसके बाद मिली ही नहीं होगी। उसके बाद दूसरा खाया, तीसरा, यहाँ तक तो आपकी वो बढ़ी। उसके बाद क्या होता है, आपकी यूटिलिटी कम होने लग जाती है, आपको उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है जितना आपको ये शुरू के खाने में मिली थी। ठीक है, सो दिस इज डिमिनिशिंग रिटर्न। मतलब क्या होता है कि हम जैसे जैसे अपना कंजप्शन बढ़ाते हैं, हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिलने कम हो जाती है। तो अब मुझे बताओ कि इनमें से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का नाम कौन सा नहीं है। वेरिएबल प्रोपोर्शंस का नाम होता है, लॉ ऑफ रिटर्न्स भी होता है, प्रोपोर्शनलिटी भी होता है, पर कांस्टेंट रिटर्न नहीं होता। कैसे? क्योंकि आप जब चीज कंज्यूम कर रहे हो तो आपको कभी भी कांस्टेंट रिटर्न नहीं मिल रहा। जैसे हमने भी इसमें देखा कि सबसे ज्यादा इसमें मिली, फिर थोड़ी से कम इसमें, फिर इसमें, पर इसके बाद तो कम होने लग गई। लेकिन कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट मतलब एक जैसा रिटर्न, कि आपको समानता के साथ उससे सेटिस्फेक्शन मिले। तो ऐसा नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी। क्लियर है क्लास? ओके, सो नेक्स्ट पे आते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाइज टू। डिमिनिशिंग रिटर्न जो हमने ऊपर अभी पढ़ा, वो किस पे एप्लीकेबल होता है, किस पे अप्लाई होता है। तो यार देखो, दिस इज वेरी सिंपल। जब मैं एक गोलगप्पे पे इसको अप्लाई कर सकती हूँ कि गोलगप्पे पे अप्लाइड होता है, तो ये हर चीज पे अप्लाई होता है। जो भी चीज आप कंज्यूम कर रहे हो उस पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई होता है।
तो इट इज़ वेरी क्लियर कि एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्री पे या ऑल सेक्टर्स, तो इट इज़ अप्लीकेबल टू ऑल सेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, इस पीडीएफ में मैंने ऐसा कर रखा है कि आपको आंसर्स दे रखे हैं और नीचे उसका एक्सप्लेनेशन भी है, ताकि अगली बार जब आप उसको खुद पढ़ने बैठेंगे तो आपको वीडियो देखने की हर बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट मैं ये पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम सॉल्व करें तो बस पीडीएफ देखी और सॉल्व करा, फिर देख लेगा किसी में भी डाउट लगा कि अच्छा हाँ इसका ये एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नेक्स्ट दिस इज इम्पोर्टेंट गाइस, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लगा था। मार्केट प्राइस ऑफ अ पेरिशेबल गुड्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, सबसे पहले तो पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं, व्हाट इज पेरिशेबल गुड्स? पेरिशेबल गुड्स बहुत ही सिंपल है, वो गुड्स जो कि क्या होता है, जिनकी लाइफ स्पेन लिमिटेड टाइम की होती है, वो थोड़े टाइम में खराब हो जाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, मतलब फल और सब्जियां। अभी क्या होता है भाई, आपने ली तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन 3 दिन 4 दिन चल जाएंगे, उसके बाद क्या है वो ख़राब हो जाते हैं, अब इसको ऐसे स्टोर करके हमेशा के लिए नहीं रख सकते हो, तो दिस इज पेरिशेबल गुड्स। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेरिशेबल गुड्स का जो प्राइस होता है वो किस चीज़ से इफेक्ट होता है, डिमांड से, सप्लाई से, या डिमांड और सप्लाई दोनों से। अब देखो ध्यान से सुनना, होता क्या है, जो भी पेरिशेबल गुड्स होते हैं इनकी जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं एक समान रहती है। मतलब भाई जितने गुड्स प्रोड्यूस होने थे, सपोज हमने आलू की खेती करी तो हमने आलू उगाए, तो आलू तो भाई जितने उगने थे उस साल उतने उग गए, तो उससे हमारे प्राइस पे फर्क नहीं पड़ेगा। प्राइस पे फर्क किससे पड़ेगा, उसकी डिमांड से। जैसे होता क्या है कि जैसे उस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, सब्जी वाला अपने प्राइस बढ़ा देगा कि यार मेरे तो बहुत लोग इस मांग रहे हैं, तो अब क्या है उसका प्राइस एकदम से अप हो जाएगा, राइज हो जाएगा। और जैसे क्या होगा कि लोग उसकी डिमांड ही नहीं कर रहे, अब जैसे आलू है सपोज मार्केट में बहुत आ गया, अब क्या लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्राइस नीचे आ जाएगा। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो वो है पेरिशेबल गुड्स की प्राइस है वो डिमांड से इफेक्ट होता है। क्लियर है क्लास? देखो मैं इसके साथ साथ आपको टॉपिक भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको फिर भी कोई डाउट रहता है या समझ में नहीं आया तो आपको कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज अ मोनोपोलिस्ट कैन डिटरमाइन। देखो मोनोपोलिस्ट क्या होता है, आपने मार्केट्स पढ़ी, कितने टाइप की मार्केट होती है आपकी, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। तो अब मुझे बताओ कि जो मोनोपोलिस्ट है वो क्या निश्चय करता है। फर्स्ट इज प्राइस एंड आउटपुट बोथ, मतलब प्राइस और आउटपुट दोनों उससे फिक्स करता है, या फिर खाली प्राइस, मतलब ना नीदर प्राइस नॉर आउटपुट, ना तो प्राइस करता है वो ना आउटपुट, तो आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा। फिर नेक्स्ट इज ईदर प्राइस और आउटपुट, मतलब इनमें से एक चीज, या तो वो प्राइस तय करेगा या तो फिर वो आउटपुट तय करेगा। फोर्थ है नन ऑफ द अबव, वो इनमें से कुछ भी डिटरमाइन नहीं करता है। सो देखो इट इज वेरी क्लियर, ये क्या होता है, मोनोपोलिस्ट दोनों में से एक चीज डिटरमाइन करेगा, ऑब्वियसली वो दोनों चीज नहीं कर सकता, दोनों चीज उसके हाथ में नहीं है, कि या तो वो आउटपुट अपने हिसाब से कर लेगा, आउटपुट अपने हिसाब से करा तो प्राइस तो डिमांड के हिसाब से सेट होगी ना, या फिर उसने आउटपुट उसके हाथ में नहीं था तो क्या है वो प्राइस को कंट्रोल कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो मोनोपोलिस्ट है, कहीं ना कहीं वो उसकी मोनोपोली है मार्केट के ऊपर। तो क्या है कि भाई अगर वो खाली अकेले बेचने वाला है तो वो अपने हिसाब से चीज़ों के प्राइस तय कर सकता है। सो करेक्ट आंसर इज सी। Next, business has one and only one social responsibility to make profit। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिलेंगे। मैंने क्या नोटिस करा है, मोस्टली 7 to 8 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें वो आपको डेफिनेशंस दे देगा और आपसे क्या पूछेगा कि ये डेफिनेशन किसने दी थी, किस ऑथर ने। तो बिजनेस में आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है
आप क्या कर सकते हो कि अपने एक नोट्स बना सकते हो जिसमें डेफिनेशन लिखी, जो जो पढ़ रहे हो जैसी कोई डेफिनेशन मिली नोट कर लिया, 2-3 पेजों में सारे आ जाएंगे। डेफिनेशन लिखी, फिर नीचे ऑथर का नाम, फिर पेपर से पहले क्या करना, 1 घंटा लगेगा उनको रिवाइज करके जाना, पर उसको पढ़ना डेली है कि जैसे आज पहला आपको क्या मिल गया, ये मिल गया, इसको नोट करो एक नोटबुक में और इसका सही आंसर लिख लो, क्योंकि यार ये तो लर्न ही करना पड़ेगा। ये किस ऑथर ने दिया था, मिल्टन फ्रीडमैन ने ये डेफिनेशन दी थी कि बिजनेस की सिर्फ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दैट इज टू मेक प्रॉफिट, कि हमें प्रॉफिट बनाना है, प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ट्रीट्स एन ऑर्गेनाइजेशन एज। क्लासिकल थ्योरी में क्या होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे माना जाता है। देखो पहले क्या होता था, पहले एक मैंने मतलब ये आपको पता ही होगा कि हर चीज को एक नैरो माइंडेड उसके साथ देखा जाता था, तो कहीं ना कहीं एक क्लोज्ड सिस्टम उसको माना जाता था। अब तो क्या है, बिजनेस को एक ओपन वो माना जाता है, कैसे कि आप इंटरनेशनल भी जा सकते हो, आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में भी सेल परचेज कर रहे हो, आप ओपन हो, कहीं पे भी सेल परचेज कुछ भी करना हो वो करो। पर पहले ऐसा नहीं होता था, ऐसा माना जाता था कि आप अगर इस शहर में हो तो बस यहीं तक आपका बिजनेस सीमित है। तो इसलिए पहले क्लासिक का मतलब क्या हुआ, पुरानी, मतलब जो एक पहले इसका हिंदी वर्जन है प्रतिष्ठित संगठन सिद्धांत। प्रतिष्ठित मतलब ऐसा कहीं ना कहीं माना जाता था, ऐसा चलता था क्या कि ये क्लोज सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट, Dash is a complex cluster of related activities with a definite objective and a definite completion time period। देखो क्या है वो चीज, प्लान, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट या स्ट्रैटेजी, जिसमें क्या होता है कि आप एक सारी एक्टिविटीज, रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं और वो आपको एक टाइम पीरियड में अचीव करना है। आपको टाइम दे दिया, सपोज 2 महीने का टाइम है, उसमें क्या है, आपको जो ये पूरा एक्टिविटी है ये अपना एक डेफिनेट टाइम में उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। तो क्या ये प्लान है? नहीं। प्लान क्या होता है, देखो कि आप कोई भी काम शुरू करने से पहले एक चीज की प्लानिंग करते हो कि मैं ऐसे करूंगा, ये चीज वहां से लाऊंगा, फिर ऐसे होगा, फिर हम ये करेंगे, ऐसे करते हैं। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम मतलब जिसमें सेट्स ऑफ प्रोसीजर्स आपको बता रखे होते हैं कि स्टेप्स, बेसिकली इसको आप स्टेप्स से याद रखना, यहाँ पे स्टेप्स दे देगा आपको कि पहले ये, फिर ये, फिर ये, तो ये हो गया आपका प्रोग्राम। प्रोजेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज सी, इट्स प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में ऐसा होता है कि एक भाई आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उसमें आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है, आपको एक गिवन टाइम पीरियड में उसको अचीव करना होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, एक जैसे आप स्कूल में भी मैं बात करती हूँ, तो आपको क्या होता था, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दिए जाते थे। उसमें क्या होता था, आपको एक टॉपिक देंगे वो, और इस प्रोजेक्ट पे सपोज 4 से 5 बच्चे काम कर रहे हैं और आपको 1 हफ्ते का टाइम है कि वो आपको तैयार करना है, उसके बाद वो प्रेजेंट करना है। ठीक है, और स्ट्रैटेजी तो पता ही है कि प्लान को फॉलो करने के लिए जो भी आप स्टेप्स बनाते हो, फॉलो करने के लिए उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। ये थोड़ी डिटेल्ड होती है प्लान के कंपैरिजन में। सो द करेक्ट आंसर इज सी, प्रोजेक्ट। क्लियर है क्लास? आगे बढ़ते हैं। द जर्मन सिस्टम ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज बेस्ड ऑन। जर्मन सिस्टम कॉर्पोरेट गवर्नेंस का किस पे बेस्ड होता है? एंग्लो सैक्सन सिस्टम, 2 टायर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, 1 टायर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, या फिर बोथ ए एंड बी। सो द करेक्ट आंसर इज बी, 2 टायर मैनेजमेंट सिस्टम। कैसे, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। The concept of corporate governance is related to public and private organization on the basis of ethics that is associated with ethic-based corporate governance. Different models of इस यहाँ पे रखा है, in this model along with the interest of shareholder
शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के साथ आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखते हो हमारे कस्टमर्स के लिए। एम्प्लॉयज लोकल रेजिडेंस इज ऑल्सो एम्फेसाइज्ड। इसका मतलब क्या हुआ, 2 टायर मॉडल क्यों बोला है कि आप सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक तरफ एक चीज देख रहे हो, आपको सबको लेके चलना, अपने अपने एम्प्लॉयज को भी देखना है और अपने कस्टमर्स को भी देखना है, और कस्टमर्स के साथ जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अपनी वो भी निभानी। नेक्स्ट, बिजनेस एथिक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर। बिजनेस एथिक्स किस लिए इम्पोर्टेंट होता है, जो बिजनेस एथिक्स मतलब क्या हुई, नैतिकता। तो नैतिकता क्या खाली टॉप मैनेजमेंट को फॉलो करनी होती है या मिडिल मैनेजमेंट को? देखो बिजनेस एथिक्स मैं कह रही हूँ कि वो हर इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है जो भी बिजनेस से रिलेटेड है या उससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। सो इट इज बोथ ए एंड बी। Now next question, 10th. 10th. A plan is a trap to capture the future. तो ये वही वाली बात हो गई, ये जो आपने अपने नोट्स बनाए उसमें नोट कर लेंगे। प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, ये किसने दिया था, ये दिया था एलन ने। क्या होगा इसमें, एक सेकेंड, ये आपको एलन ने दिया था। सो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, ये आप अपनी जो मैंने बताया कि एक नोट्स बनाएंगे उसमें ऐड कर लेंगे। अ प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर। उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा कि प्लानिंग में आप वो डिसाइड करते हो कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, तो बेसिकली आप अपने फ्यूचर को कैप्चर कर रहे हो, मतलब अपने जो भविष्य उसको पकड़ रहे हो, एक जाल में फांस रहे हो। तो ये किसने बोला है, एलन ने बोला है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम एक्चुअल मीन इज कॉल्ड। ये देखो आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा अपने स्टैटिक्स की क्लास में कि जब आप एक्चुअल मीन का डेविएशंस को सम करते हो तो हमेशा आंसर 0 आता है। कैसे, क्योंकि सपोज आपके नंबर से रखे हैं 1 2 3 4 5, जो भी आपका मीन आया, सपोज 3 आया, अब 1 माइनस 3 -2, 2 माइनस 3 -1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 2। अब इसको सम करो, ये आंसर हमेशा 0। आंसर क्या है आपका, हमेशा 0 ही आने वाला है। क्लियर है क्लास, आप करके देख लेना, मैंने आपको एक यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे दिया इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट वेरीज बिटवीन। कोरिलेशन बच्चों याद रखना हमेशा -1 से +1 के बीच में रहता है, ना वो कभी उससे ऊपर जाएगा ना कभी उससे नीचे जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, इट इज -1 से +1। आ रही है बात समझ में? अभी आगे बढ़ते हैं। 13, a trend of form of y is equals to a plus bx plus cx square is what type of trend? कौन सा ट्रेंड है, देखो ये ऑप्शन है फर्स्ट लीनियर। देखो लीनियर नहीं है, ये देखो जहाँ पे भी स्क्वायर आ जाए तो ये बहुत क्लियर है कि वो लीनियर तो बचता ही नहीं है, वो क्या बन जाता है, सेकंड डिग्री पैराबोला। मतलब जहाँ पे भी स्क्वायर आ जाए तो वो सेकंड तो आना ही आना है। अब कई बार क्या होता है, आपको क्वेश्चन नहीं भी आएगा ना, आप उसके एमसीक्यूज देख, वो ऑप्शंस देख के देखो, लीनियर लीनियर नहीं है क्योंकि स्क्वायर आ गया। फिर एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल भी नहीं है, सर्कुलर भी नहीं है। जहाँ पे 2 आ रहा है ना, उसकी पावर 2 दिख रही है, तो कहीं ना कहीं वो सेकंड उससे रिलेटेड होगा। अब देख लेना कौन सा, अगर आपको ये याद भी नहीं है, क्योंकि सारे याद करने जरूरी नहीं है ना आपको याद रहेंगे, बस देख लेना ये है, तो ये सेकंड डिग्री से रिलेटेड होगा। यहाँ पे पैराबोला है, वहाँ पे कुछ और भी आ सकता है। ओके, so next, the demand curve from the firm's production in perfectly competitive market। डिमांड कर्व कैसा होता है आपका, देखो ये होता है आपका डिमांड कर्व, ये होता है आपका सप्लाई कर्व।
तो डिमांड कर्व कैसा हुआ आपका, ये डिमांड वाला है, दिस इज परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपका प्राइस बढ़ा, ये प्राइस होता है, ये आपकी क्वांटिटी होती है। तो जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ेगा आपकी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे प्राइस ऊपर गया तो डिमांड बिल्कुल कम थी यहाँ पे, फिर जैसे जैसे प्राइस नीचे आया आपकी डिमांड क्या होगी, बढ़ती चली गई। तो दिस इज व्हाट परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक मार्केट वो होती है जहाँ पे प्राइस का इफेक्ट सेम पड़ता है आपकी डिमांड पे। ओके, बैंक क्रिएट क्रेडिट बाय, बैंक्स को बैंक को क्रेडिट कहाँ से मिलता है, मतलब उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं। या तो वो किसी को लोन देगा, तो पहला आंसर तो यही होता है कि जब आप लोन दे रहे हो तो आप ऑप्शंस देखते हैं, आपने लोन दिया या फिर आपने सिक्योरिटीज परचेज करी। ठीक है, तो उसको, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, बैंक क्रिएट्स क्रेडिट। उसके क्रेडिट्स कैसे क्रिएट होते हैं, जब वो किसी को लोन देगा, तो उसने लोन दिया तो उसके पास से पैसे गए हैं, फिर आपने सिक्योरिटीज खरीदी तो आपके पास से पैसे गए, सिक्योरिटीज आपके पास आ गई। तो ये क्या हुआ, बेसिकली उसका क्रेडिट क्रिएट हो गया, मतलब कहीं ना कहीं उसकी क्या हो गई, अब आने वाले टाइम में उसको इससे पैसा मिलेगा कि आपने किसी को लोन दिया तो ये पैसा आता रहेगा आपके पास। फिर आपने सिक्योरिटीज परचेज करी तो उसका इंटरेस्ट आएगा, जो भी ब्याज वगैरह है तो वो आएगा, तो इन दोनों से ही उसके पास एट द एंड पैसा आता है। तो दिस इज बोथ ए एंड बी। अब देखो, if the mean of certain observation is 10 and constant quantity is 14 is added to observation, तो मीन पे क्या इफेक्ट होगा। देखो एक इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला कि एक ऑब्जर्वेशन का मीन दे रखा है आपको, मीन इज 10। अब वो कह रहे हैं हमने सारे नंबर्स पे जितने भी नंबर्स थे उसमें 14 ऐड करा, तो मेरा नया मीन बताओ। अब देखो मुझे मीन पता है लेकिन मुझे टोटल नंबर कितने हैं वो नहीं पता। हाँ, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है जितने भी नंबर्स हैं उनका आप सम करते हो अपॉन नंबर से उनको डिवाइड करते हो। अब मैं नंबर एक एग्जांपल ले लेती हूँ, सपोज नंबर भी 10 थे आपके, तो हुआ क्या कि 10 इंटू 10 हो जाएगा, प्लस अब सब में मैंने क्या करा, 14 प्लस कर लिया। देखो 10 इंटू 10 इट इज 100 अपॉन 10, तो ये 10 मीन आया। अब मैं अगर सारी ऑब्जर्वेशंस में 14 प्लस कर लूंगी तो मतलब 14 को 10 टाइम्स प्लस करना है, 140 हो गया। तो 140 अपॉन 10, तो होगा क्या, मेरा मीन 14 से बढ़ जाएगा, 10 प्लस 14 इज इक्वल्स टू 24। मतलब ये तो 10 एक वो था, आपका मीन क्या होगा, 14 से हमेशा बढ़ जाएगा, मतलब जितना भी नंबर आप उसमें ऐड कर रहे हो उससे आपका मीन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो नया मीन क्या आया मेरे पास, 24। 10 पहले का था और 14 मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो उसका नया मीन आया मेरा 24। इसको याद रखना, ये बहुत सिंपल होता है, तो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपका जो पुराना मीन है अगर सारी क्वांटिटीज में एक नंबर ऐड हुआ है तो वो मीन भी आपका उतने उससे बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, मनी इज वॉट मनी डस। ये किसने बोला था कि मनी इज वॉट मनी डस, मनी क्या है, जो मनी काम करती है वही पैसा है। तो डेफिनेशन हमारी दी थी हार्टले विथ विथर्स। ओके, हार्टले विथर्स ने।
देखो ये वाले में सच बताऊँ आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, इसका कोई समझाने का और वो कोई तरीका नहीं है। नेक्स्ट इज इन विच शेड्यूल ऑफ आरबीआई द नेम शेड्यूल बैंक की शेड्यूल। देखो कहीं पे भी ये शेड्यूल्स और ये डेफिनेशंस आ जाए तो याद रखना किसी भी एक्ट में हमेशा सेकंड सेक्शन में या सेकंड शेड्यूल्ड में ही आपके ये सारे नाम और ये सब लिखे हुए होते हैं, डेफिनेशंस एंड ऑल। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज बी। अभी आगे बढ़ते हैं। 19 मनी मार्केट डील्स हैं। देखो दो टाइप की मार्केट होती है आपकी, प्राइम क्या हो गया, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी में दो टाइप होती है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो जो मनी मार्केट होती है वो शॉर्ट टर्म में डील करती है और कैपिटल मार्केट आपकी लॉन्ग टर्म में डील करती है। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज ए शॉर्ट टर्म फंड्स। नेक्स्ट, Keynes has called deflation and inexpedient because it। देखो डिफ्लेशन जब होती है तो वो हमारी कंट्री के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए गलत क्यों है, क्यों वो अव्यवहारिक है। वाई? बिकॉज जब डिफ्लेशन आता है तो होता क्या है, सारी चीज़ों के प्राइस गिर जाते हैं। तो जब प्राइस बढ़ेगा, वो सॉरी प्राइस कम होगा, इसका मतलब क्या है, कहते नहीं मंदी का दौर चल रहा है। तो मंदी खाली ये नहीं है, हमें ऐसा लगता है मंदी मतलब प्राइस कम होगा तो ये अच्छा नहीं। देखो कहीं ना कहीं ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत गलत है। जब प्राइस कम हो गए तो अब कंपनी क्या है, लेबर को भी कम पैसा देगी। तो लेबर को जब कम पैसा देगी तो लेबर कम काम करेगी, या फिर जो लेबर वो मना कर देगी उसमें काम करने से, तो वो उनको हटा देंगे कि भैया फिर हट जाओ। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि आपका एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो कभी भी डिफ्लेशन अच्छा नहीं होता है। डिफ्लेशन से क्या होता है, हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ती है। नेक्स्ट आते हैं, हु एंड द फॉलोइंग गिव द डेफिनेशन ऑफ मनी व्हिच इज डिक्लेयर्ड बाय। किसने मनी की डेफिनेशन दी थी? मनी की डेफिनेशन किसने दी थी? एनीथिंग व्हिच इज डिक्लेयर्ड मनी बाय स्टेट बिकम्स मनी। Anything which is declared money by state become money. So it is NAP। NAP थे जिन्होंने डेफिनेशन दी थी। The participants of secondary market। सेकेंडरी मार्केट्स में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? यहाँ पे हमने पढ़ा था प्राइमरी और सेकेंडरी। तो रेगुलेटरी बॉडीज भी होती है, मार्केट इंटरमीडिएट्स भी होते हैं, बाकी लोग भी होते हैं जो कस्टमर्स होते हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पर यहाँ पे खाली दो ही ऑप्शन है और दोनों ही सही है। सो करेक्ट आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी, दोनों ही इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट, एन इमोशनल एंड रिलेशनल प्रॉब्लम ऑफ सेंडर एंड रिसीवर आर क्लासिफाइड अंडर। जब जहाँ पे ये बात हो जाए कि इमोशनल और सॉरी रिलेशनल जो प्रॉब्लम्स हैं वो कौन से बैरियर के अंदर क्लासिफाइड होंगी, तो देखो ये कहीं ना सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर हो जाता है। ये लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है, ना मीडिया बैरियर है। बैरियर मतलब अवरोध, मतलब रुकावट। तो कौन से ऐसा वो है, सोशियो बैरियर है। क्योंकि इमोशनल बैरियर आया, रिलेशनल बैरियर आया, तो वो क्या है, सोशियो मतलब सोशल बैरियर हो जाता है, मनोवैज्ञानिक हो जाता है। नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज। कम्युनिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना, इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना। तो इसमें क्या है, इट इज सिंपल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एंड परजुएशन। स्किल्स ट्रांसफर करना नहीं होता, कंट्रोल मैनेजमेंट भी नहीं होता, और नीड, ये एक नीड नहीं है, ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करने का वे आउट है। स्टेप्स ऑफ मॉक इंटरव्यू। देखो सबसे पहले मॉक इंटरव्यू क्या होता है? मॉक इंटरव्यू मतलब एक इंटरव्यू जब आप देने जाते हो तो उसकी प्रैक्टिस के लिए जो एक इंटरव्यू कंडक्ट होता है उसको बोलते हैं मॉक इंटरव्यू, मतलब एक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करना।
तो इसके लिए यूजुअली 4 स्टेप्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 स्टेप्स। 4 कैसे होते हैं? देखो अब हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन में कि सबसे पहले आप एक इंटरव्यूअर फाइंड करते हो कि ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस करने के लिए कोई ऐसा बंदा चाहिए ना जो आपको इंटरव्यू लेगा। फिर आपको एक फॉर्मेट डिटरमाइन करना होता है कि ये हमारा ऐसे ऐसे फॉर्मेट है, ऐसे हमारा इंटरव्यू कंडक्ट होगा। फिर आपको प्रैक्टिस करनी है और फिर आपका लास्ट में इंटरव्यू कंडक्ट करवाना है। फिर अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो मेन इंटरव्यू होता है उसके क्या स्टेजेस होते हैं? तो उसमें 3 ही स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले उसमें इंट्रोडक्शन होता है, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, फिर अपने बारे में हम बताते करते हैं और जो भी टेक्निकल टर्म्स होते हैं वो उसमें आते हैं। फाइनली उसमें कंक्लूजन होता है। सो करेक्ट आंसर इज 3। Which among the following is not a phase of effective presentation of communication? इनमें से कौन सा एक अच्छी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का फेज नहीं है? तो वो क्या है? गॉसिपिंग। कम्युनिकेशन का पर्पस कभी भी गॉसिप करना या फिर गपशप करना नहीं होता है। वो क्लियरली अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना होता है। तो गॉसिपिंग इसका पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना, यहाँ पे देखो नॉट आ गया। आप ये नहीं पढ़ते तो आप इनमें से कोई ना कोई आंसर लगा के आते, पर आपने क्वेश्चन क्लियरली पढ़ा कि नॉट आ रहा है, तो इसका आंसर है बी, गॉसिपिंग। अगला क्वेश्चन, डैश क्वेश्चंस आर सजेस्टिव इन नेचर एंड एनकरेज द इंटरव्यू टू एग्री विद द इंटरव्यूअर। देखो ये वाले क्वेश्चंस मतलब जहाँ पे सजेस्टिव क्वेश्चंस आते हैं, मतलब क्या है कि दो व्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी आई, उस पर अपने व्यूज बताओ, तो एक को वो अच्छी लग सकती है, एक को वो बेकार भी लग सकती है। तो ये सब्जेक्टिव है। तो ये कौन से क्वेश्चंस होते हैं? ये होते हैं वेटेड। मतलब क्या है कि आप अपना खुद का व्यूज रखते हो। डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं कि भाई डायरेक्टली उसका स्ट्रेट वे एक ही आंसर है कि भाई ये डेफिनेशन है, किसने दी है? तो हाँ भाई ये नाप ने दी है, तो क्लियर है। पर वेटेड क्या है? आप अपने व्यूज दोगे कि भाई ये पॉलिसी थी, मुझे ये अच्छी लगी या फिर मेरे को ये बेकार लगी। तो दोनों व्यूज हो सकते हैं और कुछ भी गलत सही इसमें नहीं कहा जा सकता। अगला सवाल, सिंपल रैंडम मेथड होता है जो, वो कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हो? लॉटरी से, रैंडम नंबर से, या फिर स्ट्रैटिफिकेशन, या फिर डी, ए बी, ए और बी बोथ। सो इसके दोनों आंसर होते हैं। लॉटरी भी रैंडम सैम्पलिंग है और रैंडम या फिर रैंडम नंबर पिक करना, ये दोनों ही आपके रैंडम सैम्पलिंग के पार्ट्स होते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ dispersion is most affected by the extreme values of series? एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब क्या होता है? या तो लार्ज या फिर सबसे स्मॉल वैल्यू। तो इसका बहुत ही क्लियर आंसर अगर आपने पढ़ा हो तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? लार्ज माइनस स्मॉल। तो इट इज रेंज। रेंज से एक्सट्रीम वैल्यूज इफेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a method of preparation of trial balance? कौन सा मेथड इनमें से नहीं है? देखो ज्यादातर ये मेरे को तो चल रहा है नॉट वाला ही पूछ रहा है कि कौन सा मेथड नहीं है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए। टोटल मेथड होता है, नेट वैल्यू मेथड, बैलेंस मेथड, टोटल एंड बैलेंस। देखो टोटल एंड बैलेंस भी होता है, और अगर टोटल एंड बैलेंस होता है, टोटल होता है, तो बैलेंस मेथड भी होगा। पर नेट वैल्यू मेथड नहीं होता। कभी भी नेट करके ट्रायल बैलेंस को नहीं बनाते हो। जो एग्जैक्ट वैल्यू है नेट करके कैसे, जैसे सपोज ये आपका एक्सपेंस था, ये आप उसका आपने प्रोविजन बनाया, तो आप ऐसे नहीं करते हो कि इसमें से इसको माइनस करके दिखा दिया। नहीं, प्रोविजन आप अलग लाइबिलिटीज में दिखाओगे, एक्सपेंस आप पीएल में दिखाते हो। इनको आप कभी भी नेट ऑफ नहीं करोगे। तो दिस इज नेट वैल्यू मेथड नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। अगले पे आते हैं,
एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन इरेक्शन ऑफ मशीनरी, आप कोई नई मशीनरी खरीद कर लाए, उस टाइम पे जो आपको एक्सपेंस होते हैं, जो आपका खर्चा लगा उस मशीनरी को खरीदने में, तो वो आप क्या करते हो, वो आपका कैपिटल लॉस है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखो पहली बात तो क्लियर है कि एक्सपेंडिचर तो है ही, देखने वाली बात ये है कि रिवेन्यू है या कैपिटल है। तो ये बात हमेशा याद रखना, अगर आप मशीनरी खरीदने के टाइम पे आपने जो भी पैसा लगाया है वो कैपिटलाइज ही होता है। क्योंकि देखो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, सपोज आप अपने घर में इन्वर्टर लेकर आए, तो आपका इन्वर्टर आया 20,000 का, आपने 2,000 खर्चा करा उसको इंस्टॉल करवाने में, आपने एक मैकेनिक को बुलवाया और उसका जो स्टैंड वगैरह बनवाना होगा वो बनवाया, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग करवाई, तो आप क्या बोलते हो, ये बोलते हो कि मेरा 20,000 का इन्वर्टर पड़ा, नहीं, आप हमेशा बोलोगे कि यार मेरा 22 का पड़ा, क्योंकि कुल मिला के तो मतलब आप उसके बाद इन्वर्टर में कोई सही करवा रहे हो, कुछ करवा रहे हो, तो वो नहीं देखोगे, लेकिन उस टाइम पे आप यही बोलोगे ना कि यार ये मेरा 22,000 का पड़ा, क्या नहीं आपको पड़ा कितने में था, कितने का नहीं, कितने में पड़ा वो बताओ। तो उसको हमेशा हम कैपिटलाइज ही करते हैं, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, वो कैपिटल है, ठीक है। एज पर डुअल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट, अब एक देखो, आप जब बैलेंस शीट बनाते हो अपनी, तो बैलेंस शीट में क्या होता है, एक एसेट साइड होती है और एक लाइबिलिटी साइड होती है। तो होता क्या है, ये आपकी बैलेंस शीट है, यहाँ पे आपके एसेट्स आते हैं, यहाँ लाइबिलिटीज आती है और इसी के साथ यहाँ पे कैपिटल आता है। तो इन दोनों का टोटल हमेशा बराबर होता है। तो फॉर्मूला क्या होगा, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो अब मुझे बताओ करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट फर्स्ट ही है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स। अगला सवाल, if the written down value of an asset according to old method of depreciation is 50,000, आप एक पहले कोई पुराना मेथड यूज कर रहे थे डेप्रिसिएशन का, उसके हिसाब से आपका डेप्रिसिएशन 50,000 बन रहा था, पर अब जब आपने न्यू मेथड यूज करा डेप्रिसिएशन का, तो आपका डेप्रिसिएशन हो गया 55,000। तो अब ये कह रहे हैं which account has to be credited to bring the actual written down value appearing in accounting records to a required level। मतलब आप वो कह रहे हैं कि आप कौन सा अकाउंट क्रेडिट करोगे जिससे आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू बराबर आ जाए। रिटर्न डाउन वैल्यू अब इसकी बताओ कि जैसे था क्या, पहले ये 50 का हो रहा था, अब ये 55 का हो रहा है, तो 5,000 से बढ़ गया आपका डेप्रिसिएशन। तो अब ये कह रहे हैं कि ये अमाउंट हम कहाँ पे क्रेडिट करेंगे। तो एसेट्स की जो भी ये डिफरेंस आता है और मेथड चेंज करने के टाइम पे आप हमेशा उसको पीएनएल में लेकर जाते हो, पीएनएल से ही आप उसको एडजस्ट करोगे, कम बढ़ती वैल्यू कम हो या बढ़ती हो, जो भी करना है आप बेसिकली उसको पीएनएल से ही एडजस्ट करते हैं हमेशा, याद रखना। नेक्स्ट, profit and loss of revaluation should be borne at the time of retirement by, जब रिटायरमेंट होता है और रिवैल्यूएशन, देखो आपको पता है कि 3 अकाउंट बनते हैं रिटायरमेंट के टाइम पे। सबसे पहला क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, फिर नहीं 2 ही बनते हैं, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। तो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है इसमें हम सारे एसेट्स में जो रिवैल्यू है, लाइबिलिटीज, और फिर हम उसका टोटल लिखते हैं। फिर जो प्रॉफिट लॉस है जो भी आप बांटते हो, तो उस टाइम पे वो तीनों पार्टनर्स, जो सारे पार्टनर्स हैं उनके बीच में बटेगा। तो रिमेनिंग नहीं है, रिटायर्ड नहीं है, इट इज ऑल पार्टनर्स, सबको बराबर उनका जो रेशियो चल रहा होगा उसमें बटता है। ओके, अगला सवाल, a profit making business unit having separate legal entity and in which ownership is held in the form of share capital। कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस है
जिसमें आपकी जो पैसा है वो शेयर कैपिटल के फॉर्म में रहता है और उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज कंपनी। कंपनी में क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और उनकी ओनरशिप शेयर कैपिटल के फॉर्म में होती है।